हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन नाम सर्वप्रथम सन 1838 ईस्वी में डच के निवासी वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से हुआ है, जिसका आशय है पहले आने वाला। यह नाम इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि उस समय यह तत्व जीवन के लिए सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है कि प्रोटीन का नाम किसने दिया था और किस सन में दिया था। तो इसका आंसर हो जाता है 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने दिया था। इसका उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियास से होता है, जिसका अर्थ क्या हुआ? पहले आने वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि मानव जो शरीर है सूक्ष्मतम इकाइयों और कोशिकाओं की बनी हुई है। हमारा जो या आपका सभी इस मानव का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं की बनी हुई है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। मानव शरीर इन सूक्ष्म इकाइयों को उसी प्रकार से बनाता है जिस प्रकार कोई भवन को एक से एक ऊपर ईंट रखने से बन जाता है। प्रोटीन इन जीवित कोशिकाओं का प्रमुख अवयव होता है। जैसे मानव का शरीर है ना, तो मानव के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं, ऊतक होते हैं, उसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। मनुष्य के दांत में, त्वचा में, बाल, नाखून आदि जो भी कोमल ऊतक होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। क्योंकि प्रोटीन की रासायनिक जो संरचना है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर आदि का तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ ऐसे जैसे फास्फोरस, लोहा, आयोडीन और कोबाल्ट भी उपस्थित रहता है। इसी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनकी रासायनिक संरचना अलग अलग किस्मों से होती है। जैसे कि व्यक्ति के शरीर में कार्बन की अलग मात्रा, हाइड्रोजन की अलग मात्रा, ऑक्सीजन की अलग मात्रा, नाइट्रोजन की अलग मात्रा, लेकिन सभी मिल करके क्या करते हैं? यह तत्व एक प्रकार के प्रोटीन की रासायनिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर में ये सारे रासायनिक तत्व होने अनिवार्य हैं। जैसे कि कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32%, नाइट्रोजन 50%, सल्फर 3%, फास्फोरस 3%। इस प्रकार से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस मिल करके अलग अलग तत्वों का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे हुआ है। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वह 3 साधनों के आधार पर किया गया है। पहला है गुण के आधार पर, दूसरा है साधन के आधार पर और तीसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर। अब इन तीनों साधनों के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि गुण के आधार पर पूर्ण प्रोटीन और आंशिक पूर्ण प्रोटीन है और अपूर्ण प्रोटीन आता है, और साधन के आधार पर पशु प्रोटीन और वानस्पतिक प्रोटीन आता है। रासायनिक संरचना के आधार पर साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन आता है। साधारण प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलीमिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स। संयुक्त प्रोटीन जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और लेसिथोप्रोटीन। इसी प्रकार से व्युत्पन्न प्रोटीन में पेप्टोन, पेप्टाइड, हिस्टोन्स, प्रोस्टेमिन्स, मेटाप्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। जैसे प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एमिनो अम्लों के सहयोग से बना हुआ एक कार्बनिक तत्व है। कार्बनिक तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जैसा कि आप लोग जाने कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि पाया जाता है। चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या हैं। पहला कार्य है शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन का अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो शरीर का निर्माण करना ही होता है। जैसे कि हमारे बाल, नाखून, त्वचा आदि क्या होते हैं, इनमें हमेशा कोशिकाओं का विभाजन होता है
और ये कोशिकाएं निरंतर टूटती फूटती रहती हैं, तो इन कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु। जिस प्रकार प्रोटीन की उपस्थिति नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, उसी प्रकार के निरंतर कार्यशील और चलती हुई जो भी कोशिकाएं हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत और उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। किसी दुर्घटना का लग जाना, कभी चोट लग जाना, जल जाना या ऑपरेशन आदि के दौरान जो कोशिकाएं, जो अंग क्षतिग्रस्त होते हैं, उनको भरने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है चोट लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक। रक्त एक प्रकार का जिसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है। चोट के समय होने वाला जो रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि जो ब्लड हमेशा निकलता रहता है, उसको क्लॉट करने के लिए, उसको रोकने के लिए रक्त में फाइब्रिनोजन नामक तत्व एक उपस्थित रहता है। और वह जब निकलने लगता है तो जब यह तत्व नहीं होता है तो शरीर में क्या होता है, वह क्लॉटिंग नहीं बना पाता है रक्त। इसी प्रकार से रक्त क्या होता है, बहता रहता है। रक्त के गुच्छा बनाने के लिए, उस पे धागों का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, जिससे रिस्क और स्राव नहीं होता है और चोट के स्थान पर एक जाल सा बन जाता है और अत्यधिक रक्त का स्राव नहीं होता है और वह रक्त को रोकता है। इसलिए चोट लगने पर भी रक्त के प्रभाव को रोकने में सहायक प्रोटीन का कार्य करता है। अगला है रोगों से बचाव हेतु शरीर के लिए आवश्यक और शरीर को नियमित रूप से चलाने के लिए आवश्यक प्रोटीन। शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरोधी पदार्थ पाए जाते हैं जो प्रोटीन के ही बनते हैं और यह शरीर को रोग से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए शरीर के रोगों से बचाव के लिए कुछ प्रतिरोधी पदार्थ बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला है पोषक तत्वों का संवहन करने के लिए। प्रोटीन पोषक तत्वों के आंत्र मार्ग से रक्त के संवहन में सहायक होते हैं तथा रक्त में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है पोषक तत्वों के संवहन के लिए। अगला है शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करना। जब कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज शरीर की आवश्यकता की ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रोटीन उन्हें ऊर्जा देती हैं। परंतु सामान्य दशा में ऊर्जा उत्पादन का कार्य प्रोटीन से ही लेना उचित होता है। अब जानते हैं प्रोटीन की प्राप्ति के साधन। प्रोटीन पादप तथा जंतु दोनों जगत से प्राप्त होते हैं। भोजन द्वारा जो प्रोटीन हम लेते हैं उनका मूल स्रोत वानस्पतिक जगत होता है। पेड़ पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करके जल, हवा आदि में उपस्थित प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटीन पादप मतलब पेड़ पौधे से, और जंतुओं मतलब जीव जंतुओं से, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये सारे प्रोटीन के ही साधन माने जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा में भोजन बनाते हैं और अपने बीजों में, तनों में भोजन को संग्रहित कर लेते हैं और उससे मानव क्या करता है, प्रोटीन लेता है। कुछ मात्रा में प्रोटीन कंद और मूल इकाइयों में भी पाई जाती है। पशु पक्षी भी पेड़ पौधे से ही प्रोटीन लेते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति दोनों माध्यम से प्रोटीन की प्राप्ति करता है। जैसे कि जंतु प्रोटीन की बात किया जाए, हमारे शरीर के लिए अधिक उपयुक्त होता है जंतु प्रोटीन। जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन के अंतर्गत मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, खोआ आदि आता है। वानस्पतिक प्रोटीन भी मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, जैसे कि सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली आदि। इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है और मनुष्य के आहार में ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं और मनुष्य को अपने आहार में मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर, खोआ, सोयाबीन, मूंगफली आदि का प्रयोग करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। अगर व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रोटीन की कमी का जो लक्षण है, पहला है मैरास्मस, दूसरा है क्वाशियरकार।
प्रोटीन जो होता है शारीरिक विकास के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। इसमें अनेक रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिशुओं की बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की जब कमी हो जाती है तो 2 रोग देखने को मिलते हैं। पहला है मैरास्मस और दूसरा है क्वाशियरकॉट। तो चलिए जानते हैं मैरास्मस क्या होता है। मैरास्मस रोग जो होता है, इसके पहले जान लेते हैं कि यह कहाँ से आया। जैसे कि मैरास्मस शब्द ग्रीक शब्द का लिया गया है, जिसका तात्पर्य ही होता है व्यर्थ करना। 1 वर्ष के बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं। जैसे कि 6 महीने का बच्चा जब हो जाता है तो उसके भोजन में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, परंतु उसे यह आहार मिल नहीं पाता है, जिससे कि बच्चा रोगी हो जाता है। अगर बच्चे में देखा जाए सामान्य लक्षण तो मुख्य रूप से उसकी वृद्धि ही रुक जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है तथा उसे बार बार दस्त लगती है। बच्चा का भूख भी प्रभावित होता है और बच्चे की शरीर दिन प्रतिदिन सूखती जाती है। शरीर पर वसा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। उम्र के अनुसार शरीर के भार में भी कमी आ जाती है। पाचन तंत्र, पेट एकदम चिपक जाता है और कभी कभी गैस के कारण यह अधिक फूल जाता है, जिसमें बच्चा जो होता है बार बार दस्त करता है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। त्वचा पर वसा की मात्रा काफ़ी घट जाती है, जिससे कि त्वचा खुरदुरी, रूखी और चकत्तेदार दिखाई देती है। चलिए जानते हैं दूसरी बीमारी के बारे में। जैसे कि दूसरी बीमारी है क्वाशियरकॉट। क्वाशियरकॉट के रोग की खोज का पता सर्वप्रथम 1933 ईस्वी में सिसिले विलियम्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वाशियरकॉट का शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के बच्चों को बीमारी का लग जाना। उन्होंने बताया कि जब दूसरे बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो पहला बच्चा होता है उसको बीमारी लग जाती है। यह रोग विशेषकर 1 वर्ष या 3 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। माता जब अपना दूध बच्चे को नहीं देती है और बच्चे को प्रोटीन की कमी हो जाती है, उस स्थिति में यह रोग देखने को मिलता है। समय से पूर्व बच्चे का दूध छोड़वा दिया जाता है और जो बच्चे को प्रोटीन और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे दूध प्रदान करता है वह उसे मिलता नहीं है, इसलिए बच्चे को यह रोग देखने को मिलता है। सामान्य लक्षण ठीक मैरास्मस की ही तरह है, जैसे कि इसकी वृद्धि भी रुक जाएगी, बच्चा सुस्त हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और ओडिमा से ग्रसित हो जाएगा। ओडिमा मतलब होता है बच्चे के चेहरे, हाथ, पैर में सूजन का हो जाना और धीरे धीरे यह सूजन पूरे शरीर में फैल जाता है। मैरास्मस की तरह ही बच्चे का त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और उसके त्वचा का रंग गहरा भद्दा सा हो जाता है। पाचन तंत्र, डायरिया हो जाता है, यकृत भी बड़ा हो जाता है और मांसपेशियों की वृद्धि भी रुक जाती है। बालों पर भी प्रभाव पड़ते हैं, बाल पतले, कड़े और कमज़ोर हो जाते हैं तथा बालों के रंगों में भी परिवर्तन होता है। बच्चों में रक्त अल्पता भी देखा जाता है, जैसे कि प्रोटीन की कमी से रक्त अल्पता हो जाता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है मैरास्मस और क्वाशियरकॉट रोग के आहार में बच्चे की प्रोटीन की कमी ही दिखाई पड़ रही है। इसका उपचार अगर किया जाए तो बच्चे को बचाया जा सकता है, जैसे कि बच्चे को तरल प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ दे करके उसे रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।